जय हिंद साथियों, दिस इज शालिस्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस स्क्वाड 0.1 पे। जैसा कि हमने सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी इकोनॉमी 9 to 12 तक की कवर कर रहे हैं और अभी तक हम 9th और 10th की कवर कर चुके हैं पूरी, प्लस PYQ के साथ। और अभी हम क्लास 11th पर आ चुके हैं और इसमें हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें गलती से 1 लिख गया। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी क्लास 11 पार्ट 2, जिसमें हम 11th चैप्टर के 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर को कवर करेंगे। सॉरी, हाँ ये रहा। इस चैप्टर को हम आज करेंगे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 तक हम ये कवर करेंगे सेकेंड चैप्टर को। इससे पहले हम क्लास 9th और 10th की इकोनॉमी को कर चुके हैं और आपको इसकी लिंक, आपको इससे पहले उन क्लासेस को देखना है क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रीवियस ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी इकोनॉमी की एनसीईआरटी से पूछे गए, हमने उनको कवर किया है। उनको जो क्वेश्चंस है उनको एक्सप्लेन किया है, उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन किया। आपको देखना है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जाकर उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन सेकेंड चैप्टर को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 प्लानिंग, पब्लिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इसको हम कवर करेंगे। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन है, आपकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है आपकी प्लानिंग, जो आप प्लानिंग करते हो इकोनॉमी में कि इस इतना पैसा हमें इसमें खर्च करना है या फिर हमें ये चीज़ बनानी है, इस चीज़ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए। तो इसकी प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, तो इस चीज़ को हम आज समझेंगे। इसके पॉइंट्स क्या हैं। The economy in 1950 was a stagnant and backward. The decision to adopt the economic planning was made to the achieve rapid growth and social justice. हम इकोनॉमिक में प्लानिंग करके जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ और सोशल जस्टिस अच्छे से हो पाए, सोशली डेवलपमेंट हो पाए। इन सारी चीज़ों के लिए हम एक प्लानिंग कमीशन बनाते हैं जिसको हमने इस्टेब्लिश किया था 1950 के अंदर एंड फॉर्मुलेटेड 5 year प्लान एंड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन किसको बोला जाता है, 5 year प्लान को बोला जाता है, जिसके जो चेयरपर्सन होती है, चेयरमैन होती है, उनको हम प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चेयरमैन और चेयरपर्सन का सुन लो। पहले चेयरमैन होता था, लेकिन इक्वालिटी की बात आई कि सिर्फ मैन ही कैसे हो सकता है तो अभी इसको चेंज करके चेयरपर्सन कर दिया। पर्सन में मेल फीमेल दोनों आ सकती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, पहले मैन होता था पर अभी पर्सन कर दिया इस पोस्ट को। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग कमीशन, जिसके अंदर आपके जितने भी 5 year प्लान्स थे वो आते हैं। जो 5 year प्लान्स प्लानिंग कमीशन लेके आती थी, अभी इसको चेंज कर दिया गया, हम आगे देखेंगे। इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ गया है, आपका यूपीएससी की प्री में आया है, एसएससी SCHSL में आया है। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से पूछे गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या क्वेश्चन कैसे आए हैं। सबसे पहले इसमें बोला है कि 5 year गोल क्या है, कॉमन गोल फॉर द 5 year प्लान। ये क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लान गोल मतलब कि आपके लक्ष्य क्या है 5 साल के लिए, क्या प्लानिंग बना सकते हो आप 5 साल के लिए। ये सारी चीज़ सबसे पहले ग्रोथ के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए और इक्विटी के लिए। ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, हाई गुड्स जीडीपी ग्रोथ, जिसमें क्या है ग्रोथ में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ, जिससे कि हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़े। इस चीज़ में हम ग्रोथ कर पाएँ, तो ये आपका ग्रोथ हो गया। मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या है, जनरल इक्वालिटी आनी चाहिए, साइंस एंड टेक डेवलप होना चाहिए लोगों के पास। जैसे अभी के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे बोले तो मोबाइल, AI, ChatGPT, जेमिनी, ये सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन है, उस टाइम पे भी थी। ऐसी ही चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकली थी या फिर इक्विटी को लेकर थी। सेल्फ रिलायंस, अवॉइड द डिपेंडेंसी, किसी चीज़ के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना
तो अपनी कंट्री में आत्म भारत वाला जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर होना, तो उसको हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं। एंड इक्विटी, फीमेल हो या मेल हो उसमें इक्विटी रखना, या फिर इंश्योर द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ ऑफ शेयर ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर सारी सेक्शंस को इक्वली सपोर्ट करना या इक्वली डेवलपमेंट चीज़ें मिलना, इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए प्लानिंग कमीशन लेके आता था 5 ईयर प्लान। 5 साल के लिए कोई भी प्लान, ये सारे प्लान्स बनाए जाते थे जिसमें कि ये पॉइंट्स को डेवलप किया जा सके, इनको इंक्रीज किया जा सके, इनको हाई लेवल पे लेकर जाया जा सके। तो आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द स्लोगन गरीब हटाओ, सॉरी द स्लोगन गरीबी हटाओ, इस स्लोगन को किसने दिया था 5 ईयर प्लान में, आपको ये पूछा गया है। तो आपको इसमें लर्न रखना है, पहली बात तो गरीबी हटाओ ये जो स्लोगन है इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और ये किसके अंदर आया था? तो ये प्लानिंग कमीशन के अंदर, क्योंकि चेयरपर्सन एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उन्होंने ये स्लोगन दिया था, तो उनका नाम आपको ले रखना है। किसके थ्रू आया था? तो प्लानिंग कमीशन के थ्रू 5 ईयर प्लान के अंदर आया था। 1974 to 79 के अंदर ये आया था। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि 5 ईयर ऑल्सो नोन महा प्लान फोकस ऑन द डेवलपमेंट हैवी इंडस्ट्री। तो ये आपका सेकेंड जो 5 ईयर प्लान जो सेकंड वाला था, पहला आया दूसरा आया, तो जो दूसरा वाला था उसमें पूछा गया था और उसमें इसके लिए टारगेट लाया गया था। आपके देख पा रहे होंगे कि बैक टू बैक एक क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में 5 ईयर प्लान्स, तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, एक पर्टिकुलर सेशन में आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आपको जो प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन है 5 ईयर प्लान्स आते थे और उनको चेंज करके, जैसे देखा 2017 में अभी नीति आयोग आ गया, उसके अंदर सारी स्कीम्स वगैरह आती हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले 5 ईयर प्लान्स क्यों आते थे और अभी नीति आयोग को क्यों चेंज किया गया, वो हम डीपली कवर करेंगे आने वाले सेशन में। मैं एक पर्टिकुलर सेशन लेके आऊँगी, उसमें पूरा डीपली अपने सारे जितने भी 12 5 ईयर प्लान्स हैं और नीति आयोग से उसको कवर करेंगे। एंड अब आती है एग्रीकल्चर पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म, द नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्या ज़रूरत थी उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म में। तो एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट जमींदारी सिस्टम, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है, किस टाइम पे आया था और इसके क्या निगेटिव पॉइंट्स थे और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे। एंड टेंडेंसी रेगुलेशन क्या है, एंड सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग क्या है, इसमें क्या है, कंबाइनिंग द फ्रेगमेंटेड प्लॉट इनटू द वन सिंगल प्लॉट ऑफ एफिशिएंसी, फिक्स द मैक्सिमम साइज ऑफ मिनिमम साइज ऑफ इंडिविजुअल कैन ओन। तो ये आपके लिए बोले, सेम क्वेश्चन मैंने आपको उसमें कवर करवाया था, ये आपका एसएससी CHSL में पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर लेजिस्लेशन एक्ट होगा। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंड रिफॉर्म इन इंडिया प्राइमरीली फॉल अंडर द स्कीम शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो 9th शेड्यूल के अंदर आपको लैंड रिफॉर्म का दे के रखा है। तो ये आपको शेड्यूल जो फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे के रखा है, उससे है आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर पॉलिसी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बोला कि जमींदारी सिस्टम, महलबारी सिस्टम, ये आपके एग्रीकल्चर के जितने भी रिवॉल्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ये तो अपने आप में एक खुद ही में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए। तो ये सबसे पहले 1960 में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसको हमने आई थिंक 9th क्लास की NCERT में भी कवर किया, पूरा डीपली कवर किया मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को उसमें। तो इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से जो लाए गए थे, ठीक है, किसानों के लिए इंश्योर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया था, ट्रैक्टर जो भी एग्रीकल्चर टूल्स थे
उनको लाकर, जिससे कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है गेहूं और सरसों, गेहूं और चावल का, सॉरी सरसों नहीं, गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके। मेन दो ही जो सीड्स थी इसमें ज़्यादा हाई लेवल पर गई थी, पहला गेहूं, दूसरा राइस। ये पेंडिंग आपके इम्पोर्टेंट बन जाती है। और इसमें आ जाता है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये आपके इम्पोर्टेंट है वीट और राइस के लिए। आप देख पा रहे होंगे मिड 1960 टू 1970। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट गुड फूड ग्रेन्स, इसमें इसके आने के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन के लिए। तो इसको लेकर आए थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। और कौन सी ग्रेन इसमें जो क्रॉप थी वो आपकी गेहूं और चावल थी। एंड आपको कौन से सी HYV का फुल फॉर्म क्या है मैंने अभी बताया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। तो ये आपके आंसर हो गया। किस किस जगह पे आया था, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ये आपकी जगह थी, यहाँ पर ज़्यादा हाई लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। और एक और चीज़ थी इसमें, जो गरीब किसान थे उन्हें इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, जो अमीर थे वो उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, बिकॉज जो सीड्स थे वो कॉस्टली थे, हर कोई उनको ख़रीद नहीं पा रहा था। और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो भी इतनी ज़्यादा मतलब कि पैसे वाली नहीं थी जिससे कि गरीबों को बांटा जा सके इतना महंगा बीज। तो इसलिए गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, जो अमीर किसान थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसको हमने क्लास 9th की फर्स्ट पार्ट में कवर किया है अच्छे से, ग्रीन रेवोल्यूशन को। आप उसमें जाकर एक और बार देख सकते हैं। एंड अब आती है इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे। इसमें पब्लिक और प्राइवेट 1950 से 1990 के बीच में क्या था, तो इसमें रोल ऑफ द स्टेट क्या था। पब्लिक सेक्टर वुड प्ले द प्राइमरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्री वर डिवाइडेड 3 कैटेगरी, शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। आप जो इंडस्ट्री थी उनको 3 भागों में बांटा गया था, शेड्यूल में A, B, C। एंड लाइसेंस परमिट, उस टाइम पे एक इंडस्ट्री को खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था लोगों को। पहला लोन बैंक से, गवर्नमेंट से परमिशन, क्योंकि गवर्नमेंट को भी डर लगता था, क्यों एक कंपनी आई उसने इतने सालों तक पूरे देश को कवर कर लिया, कॉलोनी बना लिया। तो उस टाइम पे थोड़ा ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा था अपनी गवर्नमेंट को, तो सारी चीज़ों को उसने गवर्नमेंट के अंडर लेके रखा था। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि कोई व्यक्ति जाए और अपना स्टार्टअप स्टैंड कर पाए। अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हें लोन देंगे और तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, अपना आइडिया लेकर आओ, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल उल्टा था, गवर्नमेंट डर जाती थी और बाहर की कंट्रियों की जो इंडस्ट्री थी उनको भी नहीं आने दे रही थी काफ़ी सालों तक, बिकॉज एक फोबिया बन गया था कि बाहर की कंट्री की कोई कंपनी या इंडस्ट्री आएगी तो कहीं फिर से सेम वैसा ही ना हो जाए जैसे, क्योंकि ब्रिटिश से भी एक कंपनी आई थी, देन उसने इतना सब कुछ छोड़ पूरी कंट्री को कॉलोनी बना लिया था। बहुत बड़ा टेस्ट इशू था। अभी इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया CDS में, UPSC में, SSC में और NDA में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस्ट्री पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 एम्फसाइज द रोल ऑफ विच सेक्टर, किस सेक्टर में उस टाइम की जो इंडस्ट्री थी वो कर रही थी, डेवलपमेंट कर रही थी। तो पब्लिक मतलब ही गवर्नमेंट की, प्राइवेट नहीं थे उस टाइम पे कोई भी। लाइसेंस पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट 19 इंडेक्स द प्रमोट, उस टाइम पे क्या था, रीजनल इक्वालिटी और रेगुलेट द इंडस्ट्री एक्सपेंशन था। नवरत्न एंड महारत्न स्टेटस रिलेटेड टू विच एंटरप्राइज, जो नवरत्न और महारत्न जो स्टेटस था वो किससे इंटरप्राइज करता था, तो वो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से इंटरप्राइज करता था। तो आपका ये हो जाएगा। एंड हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रेड पॉलिसी क्या था उस टाइम पे, इम्पोर्ट सफिशिएंट, सब्स्टिट्यूशनल क्या था उस टाइम पे, वो कब देखना है। टैरिफ और क्वार्ट्स, a tax on import good making a them constant and the fix the quantity of the good that can be import। तो स्ट्रेटेजी क्या थी उस टाइम पे, डोमेस्टिकली जो चीज़ें थी या फिर जो भी था एब्रोड बाहर करना था, बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बाहर से कुछ ज़्यादा ना लेना, सेल्फ रिलायंस होना, वो हम अभी भी कर रहे हैं
काफ़ी हद तक हम सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे भी जो गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन अभी डर नहीं रह गया, अब हमें ग्लोबल लेवल पे अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए करना है। उस टाइम पे डर था, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये और टैक्स वगैरह ज़्यादा करके रखा था, टैक्स क्या पूरा बंद ही करके रखा था कि बाहर से हम कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही एक्सपोर्ट करेंगे। ये था उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी उस टाइम पर। एक एक टाइम फियर टाइप का पूरे बना हुआ था गवर्नमेंट में। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ टैक्स इम्पोर्ट ऑन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेड गुड्स। तो जो था वहाँ पे जो टैक्स था वो कौन सा था, जो टैरिफ टैक्स होता है, जो बाहर कंट्री से अगर हम इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ को तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम टैरिफ टैक्स कहते हैं। उस टाइम की अचीवमेंट क्या थे 1950 से 1990 के बीच में। जैसा कि हमने देखा 1950 और 1900 के बीच में हमारे चाइना से भी वॉर हुआ था, पाकिस्तान से भी हमारा वॉर हुआ था, एंड बांग्लादेश का और पाकिस्तान का जो इशू चल रहा था वो भी हुआ था, एंड श्रीलंका में जो डिस्प्यूट हुआ था तो इंडिया जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे वो उनका सब कुछ वो मतलब कि उस टाइम पे जो अपनी जो ग्रोथ थी ना वो डाउनफॉल में इतने ज़्यादा चल रही थी क्योंकि हमें इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा लड़ना पड़ रहा था। और अलग 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 एक नया स्टेट नया कंट्री बना था तो स्टेट्स को संभालना था, और इधर जो लड़ाइयाँ हो रही थी बॉर्डर पे उसको भी संभालना था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमें साथ लेके चलना पड़ रहा था। तो जो डाउनफॉल थे ना बहुत ज़्यादा थे, एंड साइड बाय साइड हम ग्रोथ भी कर रहे थे। अगर पाकिस्तान की तरह रहते सिर्फ लड़ाई लड़ाई पे फोकस करते तो शायद ही क्या हमारे यहाँ पे भी हमें कटोरा लेके घूमना पड़ता। बट इंडिया में और पाकिस्तान में यही बात का अंतर है, वो आज भी ऐसे कटोरा लेके घूम रहा है और तब भी घूम रहा था। तो हमने उन चीज़ों को भी फेस किया और साइड बाय साइड हमने अपना ग्रोथ भी किया। तो जो जीडीपी ग्रोथ था वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा था, एकदम से डाउन चला जाता था क्योंकि पहला हमने चाइना से भी लड़ाई की तो अच्छा ग्रोथ हो रहा था, फिर अचानक से डाउन हो गया। फिर हमारी पाकिस्तान से भी वॉर हुआ तो उससे पहले हमारा अच्छा चल रहा था, मतलब कि जीडीपी हम ग्रोथ कर रहे थे। बट जैसे युद्ध हुआ वॉर हुआ फिर डाउन चला गया। तो एक टाइम से वो अप एंड डाउन वाला सिस्टम था, लेकिन अभी हम काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हमारा अभी चल रहा है। कोविड पे आके थोड़ा डाउन हो गया था लेकिन फिर से हमने स्पीड पकड़ ली है। इंडस्ट्रियल वेस्ट था उस टाइम पे, नई नई इंडस्ट्रियाँ बनना मुश्किल हो पा रही थी लेकिन कुछ बन रही थी, जैसे टाटा कॉस्टाइल या फिर स्टील इंडस्ट्री ये बन रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा किया जा रहा था एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ना तो अच्छे स्कूल थे ना अच्छे हॉस्पिटल थे, तो इस इधर भी हमें इन्वेस्ट करना था। तो ये हमारी ग्रोथ को दिखा रहा है कि हम ये इधर भी वर्क कर रहे थे। फूड सिक्योरिटी के लिए भी हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया और उसमें हमने सेल्फ रिलायंस हो गए, जिससे कि हमें बाहर से गेहूं और चावल नहीं खरीदने पड़े। तो ये आपके जो अचीवमेंट थे उस टाइम की वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। एंड उस टाइम पे फेल्यूर क्या क्या रहा। अब हमने अचीवमेंट को देख लिया लेकिन कुछ हमारे फेल्यूर भी रहे, जो कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रहा, इनसफिशेंटली पब्लिक सेक्टर रहा था, करप्शन था बहुत ज़्यादा, लैक ऑफ क्वालिटी, लोगों के पास इतना ज़्यादा क्वालिटी क्वालिफिकेशंस नहीं थी, हाई फैसिलिटी डेफिशिएंट नहीं था, मतलब कि स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे। तो एक टाइम से एजुकेशन जो लिटरेरी रेस थी वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पा रही थी। तो ये हमारे पॉइंट से जो हमारे फेल्यूर रहे थे उस टाइम पे। और अभी हमने अचीवमेंट को भी कवर किया तो वो हमारे अचीवमेंट रहे, इनसे भी हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एनडीए में पूछा गया 2018 के अंदर, द मेजर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द इलेक्शंस पॉलिसी was दैट इट लेड टू, क्या था उस टाइम पे, तो इनसफिशियंटी एंड लैक ऑफ कंपटीशन था। कंपटीशन कम था क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियाँ ही नहीं बन पा रही थी इतनी ज़्यादा। अब हम ओवरऑल जो कंक्लूजन है ट्रांजिशनल का
उसको हम देखते हैं कि क्या है। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया ने क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या उसने प्रोग्रेस की थी उस टाइम पे, और क्या क्या चीज़ें फेलुअर रही थी। 5 ईयर प्लान क्या था, प्लानिंग कमीशन क्या थी, कब इस्टेब्लिश हुई, किसने करवाई, या ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली वीडियो मेरी बात सुनो ध्यान से, और क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में ही मैंने कवर किया पूरा डिटेल में। इसमें भी दोबारा से आया, लेकिन उसमें मैंने पूरा एकदम बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया, तो आप उसको भी देख सकते हो। अब हम पूरे लेक्चर के कंक्लूजन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो इंडिया में मिक्स इकोनॉमी विथ कंट्रोल इस्टेब्लिश गवर्नमेंट का क्या था, एंड ट्रांजिशन इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे उस टाइम पे इंडिया के पास, और क्या क्या क्राइसिस आया वो हमने देखा। एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 90 के बाद आया, ये सब 1991 में। ठीक है, और हमने ये क्वेश्चंस को कवर किया। ठीक है, अब आते हैं हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया, सेकंड को कंप्लीट कर लिया, ये हमारा पार्ट 2 था। अब हमारे पार्ट 3 की बारी है, जिसमें हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे। एंड इससे पहले जो भी सेशंस लिए हैं उन सबकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको सेशन में के नीचे ही मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ पार्ट 3 में, क्लास 11th NCERT इकोनॉमी में। जय हिंद।